दोस्तों नमस्कार, मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। निवेदन, मोबाइल फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके रखें। हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे। जैव प्रक्रम में लाइव प्रोसेस में हमने मानव पाचन तंत्र को कवर कर लिया। कंप्लीट मानव पाचन तंत्र आपने पढ़ा, नोट्स बनाया, उम्मीद है। बाकी आगे आज हम बात करते हैं श्वसन तंत्र पे, रिस्पायरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। और श्वसन तंत्र में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि श्वसन क्या है। तो आइए चलिए बात करते हैं हम श्वसन की, रिस्पायरेशन की बात करते हैं। श्वसन, रिस्पायरेशन की बात करते हैं। क्या है श्वसन? तो देखो, कई जन को लगता है कि हम सांस ले लें, सांस को खींचते हैं और सांस को बाहर छोड़ देते हैं, यही श्वसन है। नहीं, श्वसन ये तो नहीं है। श्वसन फिर क्या है? श्वसन जो होता है वो कोशिकीय स्तरों पे होता है, यानी कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो सांस में जो ऑक्सीजन जाता है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के माध्यम से कोशिकाओं के माइक्रोकांडिया तक जाता है और उसमें दहन की क्रिया होती है। उसके बाद एटीपी का निर्माण होता है। वो एटीपी का निर्माण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? श्वसन। और ये सब जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत होता है। इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपघटन भी होता है। तो चलो बात कर लेते हैं हम श्वसन क्या है। लिखे भैया, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें श्वसन क्रियाधार ऑक्सीकरण तथा अपघटन है। अपघटन के कारण एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे श्वसन कहते हैं। यह एक श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिनमें श्वसन का क्रियाधार ऑक्सीकरण तथा अपघटन है। इनके कारण एटीपी का निर्माण होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। जैसे लिखो, देखो, अच्छा हम क्या करते हैं? कौन जलेगा? तो ग्लूकोज जलता है। तो ग्लूकोज यानी कि अगर बात कर ले हैं तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, फार्मूला देखो C6H12O6। अब ये किसकी उपस्थिति में? तो जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इंटर किया है इनकी उपस्थिति में जलता है और जलने के बाद क्या बनाएगा भाई? तो अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एटीपी जिसे आप कह लो। अब कितना एटीपी? तो लिख लो 673 कैलोरी यहाँ पे एटीपी या फिर ऊर्जा क्या होती है? रिड्यूस होती है। अब इनको हम समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो 6 कार्बन, तो 6 कार्बन यहाँ लगा दो, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6, 6 दूनी 12 और ये 6 हाइड्रोजन। हो गया समीकरण हमारा संतुलित। ये क्या है? तो कहोगे सर ये तो कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज कह लेते हो आप ना, या इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। इसको हम कहाँ से? इसे हम भोजन के माध्यम से इनको क्या करते हैं? भोजन के माध्यम से क्या करते हैं? इनको ग्रहण करते हैं। भोजन के माध्यम से इनको हम ग्रहण करते हैं। ये
इनको हम फेफड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट भोजन जब खाते हैं, ग्लूकोज वगैरह जो स्टार्च वगैरह होता है, ये इसमें कार्बोहाइड्रेट वो, और ये 6O2 यानी कि ऑक्सीजन को हम फेफड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं, नाक के द्वारा नहीं, अभी हम आगे बढ़ाएंगे आपको। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में बन जाती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में है उसको हमें बाहर निकालना है, तो फिर हम फेफड़ों की सहायता से ही तो बाहर निकालते हैं। तो लिखो, फेफड़ों द्वारा इसे बाहर या त्याग देते हैं, त्याग देते हैं। ये जो जल बना है पसीने के रूप में बाहर निकलता है, बाकी ये जो आपके शरीर में ऊर्जा बन गया है, ये ऊर्जा जो है हमें, इस ऊर्जा का प्रयोग हम अपने शरीर के लिए करते हैं ना, जो काम वगैरह आप करते हो, तो कार्य करने के लिए हम इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कार्य करने के लिए ऊर्जा, कार्य करने, सॉरी ऐसे लिखो, कार्य करने के लिए ऊर्जा का प्रयोग। अब आप देखो, बैठ के पढ़ रहे हो ना, आप मोबाइल फोन को की स्क्रीन देख रहे हो, कॉपी पेन चला रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो चुपचाप बैठ के अगर देख भी रहे हो ना, तो आप हमें देख रहे हो, तो देखने में भी आपकी एनर्जी खत्म हो रही है। तो वो एनर्जी कौन दे रहा है, तो वो एनर्जी जो बन रही है हमारे शरीर में, वो उसमें श्वसन की क्रियाधार पर ही बन रही है। यानी कि जब हमारे शरीर में हम सांस को ग्रहण करते हैं, ना कि श्वसन, सांस को ग्रहण करते हैं, फेफड़े तक जाता है, फेफड़े की अंतिम यानी कि मूल इकाई कूपिका होती है, एव्यूल। एव्यूल के बाद वहाँ पे हमारे हृदय से जो रक्त आता है एव्यूल के पास, उनमें गैसीय विसरण होता है, और वो भी परासरण के माध्यम से गैसीय विसरण होता है। परासरण का मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, यानी कि रक्त कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है कूपिका को, और कूपिका O2 को दे देता है रक्त को। ऐसे में जिस कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हीमोग्लोबिन से मिल करके वो वहां तक पहुंच जाती है। अगर हमारे शरीर में, ध्यान से सुनना, अगर हमारे शरीर में रक्त ना होता तो फेफड़े से पैर के अंतिम छोर तक, उंगलियों तक ऑक्सीजन को पहुंचने में कम से कम 3 साल लग जाते। रक्त होने के कारण, क्योंकि परिवहन है, जैसे हमारे पास अगर साधन या संसाधन ना होते, रोडवेज ना होती, मोटरसाइकिल ना होता, 4 व्हीलर ना होता, या जहाज ना होती, तो हमें कहीं जाने में, दूर जाने में काफ़ी लंबा समय लगता। धीरे धीरे चल के, हम पैदल चल के जाते तो लंबा समय लगता। तो वैसे हमारे शरीर में इन सभी को परिवहन करने के लिए रक्त है। तो फेफड़े के पास आया रक्त, वहाँ से रक्त को उठाया, और उठा करके, क्योंकि रक्त हमारे शरीर में पूरा दौड़ता रहता है, तो वो कुछ ही पलों, सेकंडों में या फिर कुछ ही देर में ले जाके पहुंचा देता है हमारे, कहाँ पे, पैर के अंतिम छोर, अंतिम कोशिका तक पहुंचा देता है। बाकी मानव में ये जो श्वसन दर होता है ना, ये 12 से 15 होता है। क्या? मानव में श्वसन दर, मानव में प्रति मिनट 12 से 15। सामान्यतः श्वसन दर पूछे या ऐसे लिखो, क्या श्वसन दर, तो यहां से नोट कर लो, श्वसन दर 12 से 15 प्रति मिनट होता है। यानी कि हम सांस को 12 से 15 बार एब्जॉर्ब करते हैं, निकालते हैं। श्वसन दर का मतलब ये नहीं है कि बस सांस लिया, सांस छोड़ दिया, ऐसे में तो बहुत बार कर सकते हो आप, लेकिन सामान्यतः 12 से 15। अगर कोई दिक्कतें नहीं है हमारे शरीर में तो
यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। श्वसन पूछे तो जैव रासायनिक क्रिया है जिसका क्रियाधार ऑक्सीकरण और अपघटन है, जिनके कारण एटीपी का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? श्वसन। श्वसन जो होता है वो एंजाइमों की सहायता से ही होता है। बाकी पूछे क्या क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जल बनाता है, और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा एटीपी के रूप में बाहर आता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अगर आगे बात करें, हम मिटाते हैं इनको, आगे बात करें, आप कहोगे सर ये फिर जो हम नाक से सांस को खींचते हैं और फिर सांस को छोड़ देते हैं, ये कैसी घटना है? तो देखो यहाँ पे, यार सॉरी हमने मिटा दिया यार, सॉरी, ये लिखा है मैंने, फेफड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं और फेफड़ों के द्वारा त्याग देते हैं, यहीं से पकड़ना। अब ये फेफड़ों से हम जो ग्रहण करते हैं, तो बात कर लेते हैं जो ग्रहण करते हैं, यहीं से हम एक परिभाषा को आपके लिए लिख कर देते हैं, जरा सुनना। एक शब्द आता है श्वासो उच्छ्वास, उच्छ्वास, ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, ये ब्रीदिंग, बात कर लें ये ब्रीदिंग है क्या? अब देखो, अगर हम बात कर लें ये श्वासोच्छ्वास को, तो सीधी बात देखो, लिखोगे क्या? वातावरण से। वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर, जो हमारा वातावरण है, वातावरण से किसको? ऑक्सीजन, O2 लिखा हूं, अच्छा लिख देते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन O2 को ग्रहण करना तथा वातावरण से, अरे एक चीज और लगा दो, वातावरण से फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ज्यादा ठीक हो जाएगा। वातावरण से फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वातावरण से फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परित्याग करना ब्रीदिंग ना, या परित्याग करना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अब ये सुनना जरा, ये जो श्वासोच्छ्वास है ये दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम एक कहते हैं अंतः श्वसन और एक को कहते हैं वही श्वसन। अंतः श्वसन में ऊपर वाली लाइन को लिख लो और वही श्वसन में नीचे वाली लाइन को लिख लो। अंतः श्वसन मतलब ऊपर वाली लाइन, वही श्वसन का मतलब क्या? एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। यहां से इसको भी नोट कर लेना, बहुत माइनर बातें मैं बता रहा हूं। एक क्या होता है, इसे हम कहते हैं निःश्वसन, इनका एक नाम और क्या है? निःश्वसन, और इनका नाम एक है निःश्वसन। अब देखो क्या होता है इन दोनों में, इनमें देखो जो घटना घटती है उसको लिख देता हूं। अंतः श्वसन, वातावरण से फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन या निःश्वसन। और इनमें क्या है? फेफड़ों के द्वारा क्या लिखोगे?
फेफड़ों के द्वारा CO2 को मुक्त करना क्या कहलाता है? बहिःश्वसन या निःश्वसन। अब इसको आप लिख ही सकते हो, फेफड़े के माध्यम से या फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करना या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परित्याग करना निःश्वसन या बहिःश्वसन कहलाता है। आप जोड़कर तो लिख सकते हो ना, बना सकते हो। क्या लिखोगे? फेफड़ों के सहायता से या फेफड़ों के माध्यम से शरीर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करना या परित्याग करने की प्रक्रिया को बहिःश्वसन या निःश्वसन कहते हैं। तो बात आ जाती है अंतःश्वसन या निःश्वसन किसे कहते हैं, या निःश्वसन या निःश्वसन किसे कहते हैं। अब ऊपर वाली लाइन लिख दो, ये कहाँ तक? ग्रहण करना, यहाँ तक, ये यहाँ तक दिख रहे हो ना। वातावरण से फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतःश्वसन या निःश्वसन। कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो ना परिभाषा। क्या लिखोगे? बस ये देखो, मैं एरो, मेरा देखो ये एरो यहाँ पे लाया, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। वातावरण से फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना या करने की प्रक्रिया को, वहां से थोड़ा सा लिख लो आप आराम से, मैं बोल रहा हूँ। वातावरण से फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतःश्वसन, आप लिख करके लिख लो, निःश्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बात करें, अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको फेस भी नहीं करनी है। आगे इनको मिटाते हैं, आगे बात करते हैं हम। चलो देखो, आगे अगर हम बात करें इनके बारे में, तो यहाँ से फिर आता है कि श्वसन के भी कितने प्रकार होते हैं भैया। तो श्वसन, ये जो हमने ये ब्रीदिंग था, श्वासोच्छ्वास के 2 प्रकार। बाकी पूछे श्वसन के प्रकार, तो देखो मैं यहाँ पे लाता हूँ, एरो से समझने की पूरी कोशिश करना। श्वसन भी 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन, एक होता है ऑक्सीश्वसन, एक होता है अनऑक्सीश्वसन। अनऑक्सीश्वसन। अब देखो, पूछे श्वसन 2 प्रकार के, एक ऑक्सीश्वसन, एक अनऑक्सीश्वसन। अब ये क्या है ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन, इनमें हम अंतर देख लेते हैं। देखो, ऑक्सी से वैसे ही लग रहा है, अनऑक्सी से वैसे भी। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो। इनमें क्या लिखोगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऐसे लिख लो। और इनमें अनऑक्सी, तो ऑक्सीजन O2 अनुपस्थित होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे दूसरा, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है और इनमें क्या है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है। ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो फिर क्या क्या बनेगा, इनमें क्या बनता है, तो लिख लेना कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। और या तो फिर इन्हें कह सकते हो कि इनका आप क्या करते हो, इनका परित्याग भी करते हो अंतिम उत्पाद के रूप में भी ये। और इनके साथ साथ और क्या लिख सकते हो, प्लस ऊर्जा ATP के रूप में। ये अंतिम उत्पाद है। इनमें अंतिम उत्पाद ऐसे लिखो, अंतिम उत्पाद, तो लिख लो C2H5OH एथिल अल्कोहल, और बाकी जल, बाकी इसमें भी
ऊर्जा तो मुक्त होती ही होती है। अब कितनी ऊर्जा मुक्त होती है तो लिख लो, इसमें ऑक्सीशोषण में एक ग्लूकोज के अणु, एक ग्लूकोज का जो अणु होता है वो 673 कैलोरी ऊर्जा देगा। और इसमें तीसरा अंतर लिखो, एक ग्लूकोज का अणु 38 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। कोई दिक्कत? यहां तक नोट कर लिया। आगे अगर इनमें और अंतर पूछ ले आपसे, ऑक्सीशोषण कहां पे होता है, चौथा अंतर भी लिख सकते हैं, ये लिख लो, अधिकतर जीवों में होता है। और यहां से नोट करके रखना, ये ईस्ट या बैक्टीरिया में होता है, ईस्ट या बैक्टीरिया में होता है। तो यहां से देखो अंतर के माध्यम से हमने सुन। अब आपसे कोई पूछे ऑक्सीशोषण क्या है तो बताना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया शोषण ऑक्सीशोषण कहलाता है, जिसके अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। अनऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और इसी को हम क्या कहते हैं, वायवीय शोषण, इस नाम से जानते हैं, वायवीय शोषण के नाम से जानते हैं। और इन्हें हम अवायवीय शोषण के नाम से भी जानते हैं, एक नाम और है इनका, वायवीय शोषण, ऑक्सीशोषण, अवायवीय शोषण, अनऑक्सीशोषण। अब देखो, जब अवायवीय शोषण होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है तो जैसे मान लो हमें खूब ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब ऐसा कोई काम कर रहे हो, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, और अगर हम उतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, मान लो हमारे पैर के मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है और हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, शोषण तो कर रहे हैं, पर उतनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा नहीं रही है। अब वहाँ उस पैर की मांसपेशियों के पास हमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाना चाहिए था, नहीं जा पा रहा, तो अब वहाँ पे तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए सेल को। तो जब वो सेल ऑक्सीजन नहीं प्रचुर मात्रा में पाती है तो वो बाहर से क्या करने लगती है, अवायवीय शोषण, बाहर से भी वो ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगती हैं। या फिर वहाँ पे मान लो ऑक्सीजन पहुँच ही ना पा रहा हो तो भी वो क्या करेंगे, अवायवीय शोषण की घटना होती है। तब जब ऐसे अवायवीय शोषण की घटना होती है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है मांसपेशियों में। यहाँ पे बस एक्स्ट्रा लिख लो कुछ आपकी जानकारी के लिए, मांसपेशियों में जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में क्या होता है, तब लैक्टिक एसिड बनता है, और ये लैक्टिक एसिड के कारण उस मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिसे हम क्रैम्प कहते हैं, और जो बाद में दर्द होता है। अवायवीय शोषण में मांसपेशियों में अवायवीय शोषण होता है, जिनके कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है, और वो लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। उस खिंचाव को हम क्रैम्प कहते हैं, और जिससे हमारी मांसपेशियां दर्द करने लगती। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। उम्मीद है कि सभी कंटेंट आपको समझ में आया होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इनका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एटीपी, इनका अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस H2O का निर्माण होता है। या फिर और लिख लो, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ ठीक, प्लस लगाए कोई बात नहीं। एक ग्लूकोज अणु 673 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, एक ग्लूकोज अणु 38 कैलोरी ऊर्जा देती है। इसमें अधिकतर जीवों में होती है। ये ईस्ट और बैक्टीरिया जैसे जीवों में अनऑक्सीशोषण होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और आपसे पूछे शोषण किनकी, शोषण का सहायता कौन करता है, तो शोषण की क्रिया जो होती है वो एंजाइमों की सहायता से होती है। यहाँ से उसको नोट कर लें आप। आगे बात करें हम, चलो देखो आगे बात करें, इनमें जो ये शोषण होता है तो वातावरण से किनको एब्जॉर्ब कर, मतलब कौन कौन हमारे शरीर में एंटर करते हैं, कितनी मात्रा में कहाँ रह जाते हैं, इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं ना। चलिए देखिए, हम वातावरण से वायु को ग्रहण करते हैं, तो ये एक लिखा वातावरण से हम किसको ग्रहण करते हैं, तो वायु को ग्रहण करते हैं। और वायु में क्या क्या मिला है, तो कहोगे नाइट्रोजन मिला है,
और क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है, और क्या मिला है, CO2 गैस मिली है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत मिला है, तो कहोगे सर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। बाकी अन्य गैसें भी कुछ मात्राओं में इनमें मिली होती हैं, ये आप जानते हो, इनमें से बताने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, 78%, 21% ये होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, ये तो वातावरण, यानी कि ये वातावरण से जो वायु से मिला, हम इनको क्या करते हैं, इनको ग्रहण करते हैं। बाकी जब हम श्वसन क्रिया का प्रारंभ हो जाता है तो इनका हम क्या करते हैं, श्वसन क्रिया हो जाती है तो इनका हम परित्याग करते हैं। क्या करते हैं भैया, परित्याग करते हैं, यानी कि हम इनको क्या करते हैं, परित्याग करने का मतलब बाहर निकालते हैं। नाइट्रोजन तो बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में सीधे के सीधे जाता है, और जितना घुलता तो है नहीं, सीधे सीधे उतना बाहर निकल आती है नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन गई थी हमारे शरीर में 21%, वापस कितनी आएगी बता सकते हैं, 17%। कितना वापस आ रही है, 17% वापस आएगी। बाकी अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की, आप कहोगे सर गई थी तो 21%, 4% तो रुक गई ना। तो वो 4% में क्या होने लगा, वो जो ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन हमारे सभी कोशिकाओं के पास गया, वहाँ पे दह माइक्रोकांडिया में श्वसन का क्रिया हुआ, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेके गए थे, अब ये पूरा कितना प्रतिशत, 4% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर आती है। तो यानी कि हम, अब आप जरा सुनना, हम जब वेंटिलेटर पे जाते हैं, कोई पेशेंट जब वेंटिलेटर पे जाता है तो ऑक्सीजन लगा दी जाती है। अब जब हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े में मतलब ऐसे वातावरण से जब हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं सभी, तो हमारे फेफड़े का पहला काम क्या हो जाता है कि भाई नाइट्रोजन को अलग करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अलग करो, अन्य गैसों को अलग करो, और उनमें से सभी को छांट करके किसको निकालता है, वो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को निकालने के बाद फिर वो अंदर किसके पास भेजता है, हीमोग्लोबिन को ही देता है ऑक्सीजन। इसके पहले वो छटनीकरण कर देता है। लेकिन जब कोई पेशेंट बीमार होता है, उसका फेफड़ा काम नहीं करता होता है, तो सीधे उसे हम ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों देते हैं, तो इसलिए क्योंकि उसमें 100% ऑक्सीजन भरा होता है। और जब 100% ऑक्सीजन आप दोगे तो हमारे फेफड़े का तो वैसे ही काम रुक जाएगा, उसे छाटना और बीनना तो पड़ेगा नहीं, आसानी से वो 4% ऑक्सीजन को ले लेगा, बाकी सबको फिर क्या कर देता है, बाहर कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, तो पूछे मानव शरीर में हम जब ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करते हैं 21%, लेकिन कितना परसेंट रह जाता है हमारे शरीर में, 4%। तो वो 4% किस में कन्वर्ट होके आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट होके आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी प्रक्रिया समझ में आए होंगे। आप अगर मेरे चैनल पे, यानी कि आप अपने चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस हैं, वहाँ से जाके आप अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि यह सफलता का कारवां आपका है। वो कहते हैं ना कि होकर यूँ मायूस ना शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहर जाओगे एक पाँव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। तो चलें, आज के लिए हम बस इतनी बात करते हैं। बाकी सेशन नेक्स्ट क्लास में हम मानव श्वसन तंत्र के साथ, चित्र के साथ और विश्लेषण करेंगे, फिर पादप में श्वसन के विश्लेषण करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे कि श्वसन और दहन में अंतर क्या है, श्वसन और सांस में अंतर क्या है। इन सभी को कवर करते हुए हम श्वसन तंत्र को खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।